सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी अंजाम तक पहुंच ही गई होगी। सैनिक स्कूल के एग्जाम जितने बच्चे देने जा रहे हैं 18 जनवरी के दिन, उन सभी को विशेष रूप से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, क्लास में आपको कौन सी जीत जो चीज है वो जिताएगी, कौन सी ऐसी थिंग है जो आपको विजय बनाएगी। किसी भी ये रण है आपका, किसी भी रण में अगर आप उतरे तो पूरी हिम्मत के साथ उतरे, पूरे मोटिवेशन के साथ उतरे। नेगेटिविटी को अपने आसपास ना आने दे। आप लोग सोचिए, क्या सोचिए कि हमने अभी तक जो पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, और अभी भी जो हमारे पास समय बचा है 2-4 दिन का, हम रिवीजन इतने अच्छे से करेंगे कि एग्जाम बिल्कुल बल्ले बल्ले करके आएंगे, हम फोड़ कर पेपर आएंगे। ठीक है। तो ये जो सारा जो गेम है, जो सारा गेम है, ये सिर्फ दिमाग का गेम है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका पेपर जाएगा, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही आप वर्क करोगे। है ना? आप सोच रहे हो कि अच्छा करना है तो अच्छे के लिए काम करोगे, कि मैं कैसे पेपर को और अच्छे से डिजाइन कर लूं, कैसे चीजों को समझ लूं, जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है उसको मैं कैसे दिमाग में रख लूं। सब कुछ भूल जाओ। आज से जो दिन है आपके पास, 4 to 5 डेज, इन पे सिर्फ रिवीजन करो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। नोटबुक ओपन करनी है, या आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसे ओपन कीजिए और सिर्फ रिवीजन कीजिए। सारा समय निकल चुका है, अब हम फालतू दिमाग नहीं तोड़ा सकते। सिर्फ अब आपको जो मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए, फोकस्ड रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। एक चीज का आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार उस चीज का आप रिवीजन कीजिए। आज की जो क्लास है ये रिवीजन क्लास ही है। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी का रिवीजन है। 2 क्लास का एक क्लास मर्ज किया गया है, और यह आपको रिवीजन के तौर पर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब घबराना नहीं है। देखिए, ऐसे समय में एंजाइटी होना, घबराहट होना, ये सामान्य बात है। लेकिन उससे ये सामान्य बात है, लेकिन हम मजबूत कैसे अपने आप को करें, सामान्य से ऊपर कैसे आए, तो इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ भी तरीके का लोड ना ले, प्रेशर ना ले, हेजिटेशन ना करें, एंजाइटी फील ना, मतलब अपने बॉडी को ना कराए, बिल्कुल रिलैक्स हो। अगर ऐसा लगता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, भगवान का नाम ध्यान में रख लो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है पूरा सेंट्रल में आ जाएगा और वर्क करने लगेगा। घबराना नहीं है। कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डजेंट मैटर। आप वह बच्चे हैं जिन्होंने हिम्मत जताई कंपटीशन में उतरने की। रिजल्ट, हार से कभी नहीं डरना। अधिकतर बच्चे तो फॉर्म इसीलिए नहीं भरते, या पेरेंट्स इसीलिए फॉर्म फिल नहीं करवाते कि यार एग्जाम दे दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे 4 रिश्तेदार पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। ऐसा करेंगे तो कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा? तो रिजेक्शन से, बोलने से ना घबराएं। बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आपने, मेरे हिसाब से आपकी जो लाइफ है ये पहला आप क्या देने जा रहे हैं, कंपटीशन बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नवोदय का दिया होगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेज के ही एग्जाम है। तो यही आपने जो हिम्मत जताई, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सराहनीय है, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है, कि आप तारीफ के पात्र हैं। ठीक है, तो अपने आप को फुल्ली मोटिवेट रखें। बिल्कुल आपका वर्क होगा, काम होगा, सब कुछ होगा। मोटिवेट रहे। चलिए, अपन आ जाते हैं रिवीजन क्लास पर। रिवीजन क्लास, एक सेकंड बेटा। रिवीजन क्लास, मैराथन जो क्लासेस थी उसी की आज हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। पढ़ा चुकी हूं मैं आप लोगों को। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज का, कि इधर उधर ना भटके,
टेलीग्राम के लिए बच्चे मैसेज करते हैं, अरे बेटा इसमें दी है लिंक, आप उसको ज्वाइन कर ले, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको एक लोगो दिख रहा है, ये लोगो मेरे जो खुद का चैनल है, मतलब बोलूं तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसी का लोगो है। अगर अभी कोई बच्चे फोर्थ में है, नए सत्र में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं नवोदय की, सैनिक स्कूल की, तो वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम वाला विद योग्यता मुखाती को आप सर्च कीजिएगा, ऐसा लोगो मिलेगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे बैठे नवोदय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सैनिक स्कूल की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन यह भी है कि अब इस वर्ष से, कौन सा वर्ष, जो बच्चे फोर्थ में है, भी हाल फिलहाल जो बच्चे फोर्थ में है और आफ्टर अप्रैल, मार्च अप्रैल, ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल वो फिफ्थ में आ जाएंगे, तो उनके लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। वहां पर 12-12 घंटे की डेली नवोदय की क्लासेस है, आपको पूरे फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट है, ओएमआर शीट वगैरह सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 9516330732 पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपका व्हाट्सएप फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, तो अब काहे घबराए हम, दोनों माध्यम आपके पास है, बहुत ही नॉमिनेट शुल्क है दोनों चीजों का। चलिए, ये पढ़ा चुकी थी पर आज रिवीजन करवा रही हूँ। सिनकोना के पौधों में किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? जो आपका सिनकोना का पौधा है, कुनेन, तो ये जो कुनेन होती है, ये कुनेन क्या काम करती है? कुनेन जो होती है, ये मलेरिया के काम, इलाज के काम में वर्क करती है, मतलब ये एक प्रकार से मेडिसिन है। तो कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? ये इस पेड़ की जो छाल है उससे हम कुनेन को प्राप्त करते हैं। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है, अपने कड़वे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, जिसे सिनकोना वृक्ष की छाल से निकालकर शुद्ध किया जाता है। दो चीजें यहाँ से निकलकर हमारे सामने आती है, एक तो कुनेन कौन से वृक्ष की छाल से बनती है या कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है, दूसरी चीज कुनेन किस डिसीज को, किस बीमारी को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोनों तथ्य, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्लासमेट को बता दीजिए। चलिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पिरेट? पौधों में श्वसन पत्तियां रंध्रों द्वारा, तने वात रंध्रों द्वारा और जड़ों मतलब कि लीव्स द्वारा, स्टेम द्वारा और रूट द्वारा। सभी से क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये लोग छोड़ते हैं। जो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं वहां से, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या होता है, जो हम श्वसन ले रहे हैं उसी से क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एटीपी का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेत्रदाता में दाता, नेत्र जब कोई अपनी आंख को डोनेट करता है ना, तो दाता कहलाता है, हिंदी में उसको दाता बोलते हैं। तो नेत्रदाता में कौन सी आंख, जो नेत्रदाता होता है, जो नेत्रदान करता है, उसमें दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वो पूरी की पूरी आंख नहीं निकाल के मतलब देता है। जो डॉक्टर होते हैं ना, पूरी की पूरी आंख ऐसा नहीं करते कि ले भैया पूरी आंख निकाल दी और चिपका दी ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे रेटिना होती है, आइरिस होती है, बहुत सारे आंखों में पार्ट होते हैं, तो कौन से पार्ट को क्या करते हैं वो लोग डिनोट करते हैं। तो नेत्रदान में दाता की आंख का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कोई अपनी आईज को डिनोट करता है, देता है किसी को, तो वो पूरी आंख नहीं, कौन सा भाग देता है, कॉर्निया। ठीक है, जो आंख, आंख का सामने का पारदर्शी
गुम्बद जैसा मतलब उभरा हुआ होता है और प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे दृष्टि क्या होती है, संभव होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, जो कहाँ पर होती है? पेट के दाहिनी ओर, राइट साइड में। वजन में लगभग 1.5 किलोग्राम तक हो सकती है। यह पित्त है ना, पित्त निकलता है, उसका पाचन करने में मदद करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म और विसरण में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन डेफिशिएंसी विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कर दें। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, जल्दी से तुरंत कर दीजिए। विनम्र अनुरोध है आपसे, जल्दी से इसको शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दीजिए। कमेंट में कुछ भी आपको जो अच्छा लगे कि आप ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये मुझे कमेंट में बताएं। चलिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और संक्रमण। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी, विटामिन बी 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। विटामिन बी 2 की कमी से त्वचा फटना, आंखें लाल होना। बी 3 की कमी से दांत। बी 5 की कमी से बाल सफेद होना और मंद बुद्धि भी हो सकता है बच्चा। बी 6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। 7 की कमी से लकवा, मांसपेशियों में दर्द। बी 11 की कमी से एनीमिया, पैचिस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। डी की कमी से रैकेट्स भी पूछा है। ई की कमी से जनन शक्ति में कमी और के की कमी से रक्त का थक्का जमना। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ए, सी, डी और ई प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। जैसे ए के लिए हम क्या यूज करें, बी 1 के लिए हम क्या यूज करें, ये सब स्रोत हैं। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। अब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और हम गलत करके आते हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग, जो बैक्टीरिया से हमको डिसीज होती है, बैक्टीरिया से हमको बीमारियां होती है, वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। हैजा, हैजा कैसे होता है? हैजा दूषित पानी और भोजन से फैलने वाला गंभीर दस्त, उल्टी का कारण बनता है, इसे हैजा बोलते हैं। हैजा में क्या होता है, दूषित पानी से फैलेगा, उल्टी होगी, दस्त होंगे, है ना। तो ये किसके लक्षण है, हैजा के लक्षण है। हैजा क्या होता है, हैजा जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला ही रोग है। टाइफाइड, ये टाइफाइड जो है सालोमोनो सालोमोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। सालोमोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तेज बुखार और पेट दर्द होता है। ये काम का नहीं, इतना याद रखो। टाइफाइड कौन से, एक पहली बात तो टाइफाइड कौन किससे होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से। देखो प्रोटोजोआ से भी होते हैं, है ना, प्रोटोजोआ से, विषाणु से। पर ऐसा पूछता है वो टाइफाइड निम्नलिखित में से कौन से, किससे फैलने वाला रोग है, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, उपयुक्त में से कोई नहीं। को पता होना चाहिए टाइफाइड किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। उसके बाद तपेदिक, टीबी। टीबी जो है ये जो फैलता है कौन से बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस
के कारण फेफड़ों को प्रभावित करता है। खांसी और सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। निमोनिया इसके किससे फैलती है? ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये किससे फैलने वाले रोग पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग पढ़ रहे हैं, है ना, जीवाणुओं से। तो पूछेगा निमोनिया किससे फैलता है, तो पहली बात तो बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से फैलता है। कौन से जीवाणु से फैलता है? उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम, इसके द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए। टिटनेस, टिटनेस जो है टिटानी, पीछे पीछे का याद रख लो, पूरा याद नहीं रह रहा है तो। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। मांसपेशियों में ऐंठन और जबड़ों का लाख होना इसके मुख्य लक्षण है। मुख्यतः हमको जो याद रखना है कि रोग किससे फैल रहा है, प्रोटोजोआ से है, जीवाणु से है, विषाणु से है, किससे है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। काली खांसी ये भी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, और ये कौन से जीवाणु से फैलता है? बोर्डेला कुर्टोसिस, इसके द्वारा फैलता है। प्लेग योर्सिनिया पेस्टिस, है ना, चूहों में होने वाला एक रोग है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में क्या होता है? गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी रिवीजन क्लास है, ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी स्थापना? 1962 में। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछेंगे। ICAR का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन कार्य करता है, जो भेड़ ऊन उत्पादन में सुधार के लिए अनुसंधान करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं अच्छा लगे तो बेटा कोई बात नहीं, मेरा धर्म है, मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाऊंगी। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है? तुमको लगेगा पश्मीना एक भेड़ है, मैंने आपको पहले बताया भी था, पश्मीना एक बकरी है। ठीक है, पश्मीना एक बकरी है। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, ये रही पश्मीना बकरी, ये एक बकरी है, देखिए कितने बड़े बड़े बाल है। बहुत ही इसका शॉल जो है महंगा आता है, और ये बहुत ही गर्म होती है। इसका जो बाल होते हैं बहुत 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 महीन होते हैं, पतले होते हैं, बारीक होते हैं, तो मशीन काम नहीं करते, तो उसको हाथ से ही गूंथना पड़ता है, हाथ से ही बनाना पड़ता है, इसलिए उसको बनाने में समय भी ज्यादा लगता है। क्योंकि ये बहुत गर्म होती है तो महंगी भी आती है। चलिए, पश्मीना हिमालय की चांगथांगी बकरी है ना, चांगथांगी बकरी है। पश्मीना हिमालय की चांगथांगी बकरी के पेट के नीचे से मिलने वाला बेहद नरम, महीन और गर्म ऊन है। फाइबर है ना, देखो फाइबर मतलब कोई पतला पतला, जो मैंने आपको बताया, जो अपनी असाधारण कोमलता, हल्केपन और गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। इससे बनी शॉल दुनिया भर में विलासिता, लग्जरी और शाही अंदाज के प्रतीक माने जाते हैं। लग्जरी का कैसे? जिसके पास पैसा होगा वही इसको परचेस करेगा, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यार इसके पास पश्मीना शॉल है, मतलब इसके पास अच्छा पैसा है, तभी तो इसने खरीद रखा है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, पर जनरली जो लोगों की टेंडेंसी है वह मैं आपको बता रही हूँ, जो अक्सर कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों से आते हैं। इसे जीआई टैग भी प्रमाणित है। जीआई मतलब जोग्राफिकली इंडिकेट, है ना, वही पाया जाता है, मेनली वही का होता है, उसके लिए फिर सरकार जीआई टैग देती है। चलिए नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान भारत के हरियाणा राज्य के करनाल शहर में स्थित है, और ये डेयरी अनुसंधान के क्षेत्र में देश का एक प्रमुख संस्थान है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के
तहत संचालित किया जाता है? चलिए, भारत में दुग्ध किस राज्य में, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन, कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है? पता भी होना चाहिए, भारत के लोग हैं हम, जनरल चीजें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। देश के कुल दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है। इसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात, पांचवे पे महाराष्ट्र। जैसे राज्य आते हैं जो मिलकर भारत के डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। पहले पे कौन सा है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, आपका मतलब हमारा प्यारा, फिर हमारा प्यारा राजस्थान, फिर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा गुजरात, हमारा प्यारा महाराष्ट्र। भारत के नागरिक हैं तो सब स्टेट अपने ही है ना? चलिए, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये भी मैंने पढ़ाया था, पढ़ाते समय बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड भारत के डेयरी उद्यान और दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जिसे श्वेत क्रांति, मतलब ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? पहली बात दुग्ध उत्पादन से, दूध से संबंधित डेयरी होती है उससे संबंधित। श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया है और ग्रामीण किसानों की आय भी बढ़ाई है। एनडीडीबी इंपॉर्टेंट चीज है, फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। भी आपको लग रहा है कि इजी है, लेकिन वो आपको ऐसे ही देगा, दूसरा ऑप्शन भी एन से चालू होगा, ये डी से होगा, ये डी से, ये पी से, तो फिर आप कंफ्यूज होते हो बच्चा, यहाँ दिक्कत आती है। चलिए ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला खत्म हुआ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवीजन पर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवीजन पे। ये आपकी प्यारी योगिता मुखाती मैडम, ठीक है, ये पढ़ा चुकी थी, आज रिवीजन है, ताकि आप आधे घंटे की क्लास को देख लें तो तकरीबन आपके इतने क्वेश्चंस तो रेडी हो जाएं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए, उचित पूर्व सर्ग पिछले साल के पेपर है, उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। ये मैं पहले पूरा आपको समझा चुकी थी। तो इसका होगा वक्ता विषय से दूर जा रहा है। अब इनको सबको लगा के देख लो, क्या मैचिंग बैठ रहा है? वक्ता विषय के दूर जा रहा है, वक्ता विषय को दूर जा रहा है, या वक्त विषय में दूर जा रहा है? तो क्या होगा, वक्ता विषय से दूर जा रहा है। चलिए, उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया था, ये पूछ चुके हैं। जीत लिया, जीतना, जीतना है ना? तो जीत लिया था, अगर हम लिखेंगे जीत लिया, था नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो जीत लिया था इज द करेक्ट ऑप्शन। हवा से लड़ने का सही अर्थ बताना है। हवा से लड़ना, ऐसे ऐसे करके, हवा से लड़ना, बेकार प्रयास करना, विजय होना, पराजित होना, अवज्ञा होना, मतलब कि बेकार प्रयास करना। कोई हवा से लड़ सकता है क्या भला? ये हवा है, मैं यहाँ पे कितना भी कुछ भी चलाऊं तो क्या होगा, उससे कुछ होगा? तो कुछ नहीं होगा, बेकार प्रयास करना राइट आंसर। प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थी शब्द चुनिए। प्रदत्त शब्दों में से विपरीतार्थी शब्द चुनिए। जोखिम, विचार, सुरक्षा और समृद्ध होना। ठीक है, तो
यहाँ पर जोखिम था, उसका विपरीतार्थी होगा, सुरक्षा शब्द नहीं लिखा है इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। सूर्य पश्चिम में डूबता है। डूब हम बात कर रहे हैं, ऐसा होता है, मतलब हम काय की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अब देखियो, ये वही पश्मीना शॉल का पिक्चर दिया था और फिर पश्मीना शॉल के बारे में बताया था। पश्मीना शॉल के बारे में कैसे बताया था, ये लिखा है बेटा, 5,000। ऐसा माना जाता है पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है, बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। बकरियां जिनसे मुलायम पश्मीना ऊन एकत्रित किया जाता है 5,000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब जहाँ ये बकरियां पाई जाती है वो -40 डिग्री तक सेल्सियस ताप होता है। इसका मतलब उनके जो बॉडी की रक्षा कौन करेगा? जानवर जो होते हैं उनको तो कोई रजे गद्दे उड़ाने जाएगा नहीं। मतलब जो उनके हेयर्स है, बाल है, वो इतने गर्म होते होंगे कि वो क्या करते हैं कि उनको मतलब ऐसी सिचुएशन में भी जीवित बनाए रखते हैं। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग आता है जो उनकी अत्यंत ठंड से क्या करता है, रक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल झाड़ देती है। क्यों झाड़ देती है? क्योंकि गर्मियों में आवश्यकता है ही नहीं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलकर उतने मोटे हो पाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। मतलब अपना एक बाल और पश्मीना बकरी के 6 बाल। पश्मीना बकरी के 6 बाल इज इक्वल टू अवर्स 1 एयर। ठीक है, अपना एक हेयर मतलब एक बाल उनके 6 बालों के बराबर होता है। पतले बाल यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते और इसलिए कश्मीर के बुनकर हाथ से इन शालों को बनाते हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, बहुत समय लगता है। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। सादा, सिंपल। डिजाइन वाला बनाना है तो और समय। कल्पना कीजिए कि कढ़ाई के साथ शॉल को तैयार करने में कितना समय, कढ़ाई के साथ मतलब वही फैशनेबल करेंगे तो फिर कितना समय लग जाएगा। तो चलते हैं अब इनके क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा 6 स्वेटरों के बराबर होता है। सही कथन का चयन करना है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल गिरा देती है, बिल्कुल सही बात है। गर्मियों में आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी बाल बहुत गर्म होते हैं। फिर गर्मी होगी तो कितनी गर्मी लगेगी, तो वो ऑटोमेटिक। देखो, ये जो संसार है ना, मालिक ने इतने अच्छे तरीके से रचा है इसको, जिस चीज के हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, अवशेषी अंग के रूप में कार्य करते हैं बहुत सारे, ऑटोमेटिक लुप्त होते चले गए। वैसे जब बकरियों को इन बालों की आवश्यकता लोम चर्म की नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली गिरा देती है ना। सर्दियों में तो गिराएंगे तो बेचारी मर जाएंगी ठंड के मारे। सही विकल्प चुनिए। लगभग कितने घंटों की बुनाई के बाद पश्मीना शॉल बनता है? तो 250 घंटों की बुनाई के बाद। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग आता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। तो बालों का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो संज्ञा है, क्योंकि इसी के बालों के बारे में बात हो रही है। मोटे का विपरीतार्थी चुनिए। मोटे का विपरीतार्थी क्या होगा? मोटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? वो पतले होगा। ठीक है, चलिए। वास्तविक का विपरीतार्थी, वास्तविक का विपरीतार्थी है ना। वास्तविक का काल्पनिक। कोई चीज वास्तव में हो रही है और किस चीज को हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वास्तविक का उल्टा काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज की रिवीजन क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।